Hello everyone, very good morning. Myself Sia and welcome back to GK Today. I hope you all are fine और रिवीजन भी आप कर रहे हैं टाइम टू टाइम. सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 6 जुलाई 2024 का करंट सेशन विद इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द करंट न्यूज. Fine. Also, these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today app. So start करते हैं हमारा सेशन. सो कल सेशन के दौरान जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आंसर होगा जून 8 और थीम थी अवेकन न्यू डेप्थ. आल्सो जो क्विज के क्वेश्चन रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इंडिया है, देन आईएमडी, देन सिंगापुर, देन 7.4%. यू आर मोस्ट वेलकम. फाइन. इसी के अलावा वी हैव टू राइट दीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन. यस, बिल्कुल आप शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाइए इनके. और वीडियो क्वालिटी हमने इम्प्रूव कर दी है, आप चेक कर सकते हैं. और जीके टुडे का जो ऐप है वो अपकमिंग वीक तक अपडेट हो जाएगा. जो हाईलाइटेड आंसर्स का इशू आ रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा अपकमिंग वीक तक. फाइन. सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. Which two organizations recently signed an MOU to develop AI tools for detecting and classifying large cardamom disease in Sikkim. So recently दो organization ने MOU sign करा है ताकि वो सिक्किम में cardamom disease के issue को simplify कर सके, detect कर सके, classify कर सके disease को AI tool को use करके. So the answer is National Informatics Center and the Spices Board of India. NIC and Spices Board of India ने recently MOU sign करा है. फाइन. अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म नहीं होता, हमें इस क्वेश्चन का थोड़े पॉइंट्स पढ़ने हैं. इसके अलावा हमें कार्डेमम डिजीज पढ़नी है, हमें पढ़ना है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, हमें पढ़ना है एनआईसी. फाइन. और इंडिया का क्या रोल है स्पाइस इंडस्ट्री में, ये सारे पॉइंट हमें इस क्वेश्चन के साथ कवर करने हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो एनआईसी एंड स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया ने एमओयू साइन करा है. किसने करा है? एनआईसी का भी जो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि कोलकाता में है, उन्होंने ये साइन करा है. बेसिकली कार्डेमम डिजीज को डिटेक्ट किया जाएगा. जो दो इंपॉर्टेंट कार्डेमम डिजीज है, एक चिरकी और एक फुरकी. ये डिजीज का नाम ध्यान रखना है, चिरकी एंड फुरकी, ये कार्डेमम डिजीज है. काफी बार पूछा जाता है ये एग्जाम्स में भी. और एआई की इमेजेस को यूज करके कार्डेमम लीव्स पर, यानी कार्डेमम लीव्स की जो इमेजेस है उसको एआई के थ्रू एनालाइज किया जाएगा ताकि अर्ली डिजीज आइडेंटिफिकेशन किया जा सके. फाइन. इसके अलावा जो एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, टेक्नोलॉजी पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट के जितने भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम होते हैं वो कौन करता है? एनआईसी करता है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है. ये एस्टेब्लिश हुआ था 1976 में. फाउंडेड बाय, अब ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है कि एनआईसी को फाउंड किसने किया. ठीक है. इसकी जो की फंक्शन है, नेटवर्क बैकबोन है गवर्नमेंट की, ई सपोर्ट करता है, ई गवर्नेंस करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोथ. ठीक है. एनआईसी ने मेघराज प्रोजेक्ट बनाया था. एनआईसी ने ही मेघराज प्रोजेक्ट को बनाया था. ठीक है. जो मेघराज पोर्टल है 2014 में आया था, जीआई क्लाउड है, किसने डेवलप किया था? एनआईसी ने. फाइन. इसके अलावा जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है 26 फैब 1987 में आया था. कार्डेमम बोर्ड और स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल दोनों को मर्ज करके एक सिंगल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया बना दिया था 1987 में. इसका जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस बोर्ड की, लेट्स फाइंड. सो क्या काम करता है ये? एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है 52 स्केड्यूल स्पाइसेस का, कार्डेमम के डेवलपमेंट को देखता है, फॉरेन रिलेशन यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है, प्लस स्पाइसेस के डेवलपमेंट को देख रहा है. इंटरनेशनल जो इंपोर्ट पार्टनर्स है हमारे, उनके साथ लिंक बिठाता है ये स्पाइसेस के एक्सपोर्ट करने के लिए. फाइन. रिसेंट इशू अभी न्यूज में रहा था कि हांगकांग और सिंगापुर जो हमारे स्पाइसेस है उनको यूज करने से मना कर रहे हैं बिकॉज उनमें पाया गया है क्या? इथाइलिन ऑक्साइड. सो इथाइलिन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण रिसेंटली इशू हुआ था हांगकांग और सिंगापुर में, और इसी के साथ एक कंट्री ने हमारे स्पाइसेस को बैन कर दिया है. और वो कंट्री कौन सी है वो आपको बताना है. ठीक है. और इसी के साथ इंडिया भी काम कर रहा है. जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है वो कोडेक्स के साथ काम कर रहा है ताकि लिमिट्स को सेट किया जा सके स्पाइसेस में. फाइन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रिसेंटली वेयर वाज द 24th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड. सो रिसेंटली एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग हुआ, एडिशन कौन सा था? 24th मीटिंग. ये कहाँ पर हुआ? सो आंसर होगा अस्ताना, कजाकिस्तान. ठीक है. अस्ताना कजाकिस्तान में ये हुआ. इसमें पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था.
फाइन। सो 24 जो SCO है उसमें पहुंचे थे एस जयशंकर। जो की डिस्कशन पॉइंट है 4 जुलाई को हुआ था ये। 24 SCO हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग था ये, 24 एडिशन था इसका। किसने होस्ट किया था? सो कजाकिस्तान ने होस्ट किया था। कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो न्यूज में रहे थे। क्या नाम है उनका? टोकायेव नाम है उनका, कासिम जमात्रा टोकायेव। सो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम ध्यान रखना है, अभी न्यूज में रहे थे। न्यू मेंबर बना है, सो शंघाई कॉर्पोरेशन का न्यू मेंबर कौन बना है? बेलारूस बना है 10th फुल मेंबर। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिया से रिप्रेजेंट किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। और नोटेबल और इसके अलावा रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने पार्टिसिपेट किया था, चाइना के शी जिनपिंग ने, और तुर्की के प्रेसिडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था। सो तुर्की के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? एर्डोगन, तैयब एर्डोगन ने भी पार्टिसिपेट किया था। मेन फोकस क्या है कि टेररिज्म से कॉम्बैट करना है, रेडिकलाइजेशन से कॉम्बैट करना है। रेडिकलाइजेशन मतलब कट्टरपंथ, कट्टरपंथ बोलते हैं इसको, रेडिकलाइजेशन। Fine. Let's move to the revision part of recent meetings. So recently, where was the first meeting of the Joint Task Force on Investment (JTFI) between India and Qatar held? So the answer is New Delhi. कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। Next one is recently, where was the first Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Clean Economy Investor Forum meeting held? So ये कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। Answer is Singapore. Next one is recently the National Level Coordination Committee held its maiden meeting at which place for the world's largest grain storage plant. So ये कहाँ पर हुआ था? ये भी न्यू दिल्ली में ही हुआ था। Next is which country will host the 81st IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit in Delhi, India. So इंडिया ने ही होस्ट किया था। ठीक है, लोकेशन कहाँ थी? दिल्ली में। Next one is recently where was the US lead Indo-Pacific Economic Framework ministerial meeting held? इसको हमने already रिवाइज कर लिया था, सिंगापुर आंसर था। एंड थर्ड एमिनेंट पर्सन मीटिंग ऑफ बीमस्टेक ये कहाँ हुई थी? ढाका में। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज लॉन्च दिस संपूर्णता अभियान? सो रिसेंटली संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया है? फाइन, सो द आंसर इज नीति आयोग। सो रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज करा है संपूर्णता अभियान। Let's find the key discussion point of this campaign. So संपूर्णता अभियान launched by नीति आयोग. So objective क्या है कि 100% coverage करना है 12 social sector indicators में। टारगेट एरिया 112 डिस्ट्रिक्ट है और 500 ब्लॉक्स है इंडिया के। और ये स्टार्ट हुआ था 4 जुलाई को, 30 सितंबर तक ये चलने वाला है। पार्टिसिपेंट ऑफिशियल्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड सिटीजन नेशन वाइड थे। एक्टिविटीज क्या रहेगी इसमें? हेल्थ कैंप्स चलाए जाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स, अवेयरनेस यात्रा, ये सब इसका रोल है। और कवरेज जम्मू कश्मीर से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक रहेगी। फाइन, सो इसलिए ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था, तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि संपूर्णता अभियान बाय नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में क्या बात कर लेते हैं? नीति आयोग, सो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो गवर्निंग काउंसिल में जो मेंबर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं ऑफ यूटी के, और रीजनल काउंसिल होते हैं। रीजनल काउंसिल में स्पेसिफिक लोग आते हैं जो पर्टिकुलर मेथड से रिलेटेड होते हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड लीडर्स को ही इसमें रीजनल काउंसिल में प्लेस किया जाता है। एस्टेब्लिश किया गया था जनवरी 1 को 2015 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, योजना आयोग। योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग आया था। फाइन, कब आया था? जनवरी 1 2015 में। रोल क्या है? पॉलिसी थिंक टैंक है इंडिया का। और इसकी जो इनिशिएटिव है 15 ईयर रोड मैप किसने दिया? नीति आयोग ने। 7 ईयर विजन किसने दिया? नीति आयोग ने। स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान किसने दिया? नीति आयोग ने। फाइन, इससे पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, नीति आयोग से पहले योजना आयोग। मार्च 15 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था और 2014 में इसे खत्म कर दिया गया था। 5 ईयर प्लान किसने बनाया? 5 ईयर प्लान योजना आयोग ने बनाया था। ठीक है, बट अब योजना आयोग एग्जिस्ट नहीं करते, योजना आयोग की जगह आया है नीति आयोग। इसी के अलावा जो सीईओ है करंट किसके? नीति आयोग के, वो कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। और जो फर्स्ट थे सीईओ वो कौन है? सिंधु श्री खुल्लर। फाइन, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच कंट्री होस्ट 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? सो रिसेंटली जो यूनेस्को का 46th एडिशन हुआ उसे किसने किया?
होस्ट? सो द आंसर इज इंडिया। सो इंडिया ने पहली बार, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट करा है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, और कौन सा एडिशन किया था? 46th एडिशन। आप बता सकते हैं इसका 45th सेशन कहाँ पर हुआ था? यूनेस्को का 45th सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। सो ये एक्चुअली हुआ था सऊदी अरेबिया, रियाद में। कहाँ पे हुआ था? रियाद, सऊदी अरेबिया। फाइन, लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट ऑफ दिस इवेंट। सो 46th एडिशन था, कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी टोटल 21 कंट्रीज के मेंबर्स से बनी है, और इन्हीं टोटल 21 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया था। फाइन। इसी के साथ विशाल वी वर्मा का नाम ध्यान रखना है। विशाल वी वर्मा इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनेस्को में। और यूनेस्को से रिलेटेड फैक्ट्स की बात कर लेते। फाउंडेशन ईयर इज नवंबर 16, 1945। कहाँ पर? लंदन, यूके। और हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। और जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? ऑड्रे अजोले। ठीक है। ऑड्रे अजोले का नाम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। इंडिया के जो हेरिटेज साइट है उसके बारे में बात कर ले तो एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल 42 साइट्स है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फाइन। रिसेंटली जो 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है? शांति निकेतन, जिसको एस्टेब्लिश किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंडिया का 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था 2023 में। इसी के अलावा इंडिया का जो 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था 2024 में ही बना था। कौन सा था? हॉयसला टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में। फाइन। और ये बना था इंडिया का 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हॉयसला टेम्पल कॉम्प्लेक्स। फाइन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? सो द आंसर इज आंध्र प्रदेश। न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर एक वाइल्ड कैटल की स्पीशीज स्पॉट हुई है जो ऑलमोस्ट काफी सारे रीजन से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। नागार्जुन सागर में इसकी पिक्चर्स देखने को मिली है। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट वाइल्ड कैटल है, और ये नेटिव है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की। दैट्स वाई काफी दशकों के बाद ये देखने को मिली ये स्पीशीज। दैट्स वाई नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व न्यूज में रहा। फाइन। इसके अलावा बात करते हैं रीसेंट टाइगर रिजर्व की रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। पेंच टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये भी महाराष्ट्र में है। भद्रा टाइगर रिजर्व ये कर्नाटका में है। And recently Eurasian otter species was radio tagged in which tiger reserve for the first time in India. So जो otter थी यूरेशियन otter उदबिलाव, उनका रेडियो टैग किया गया था कहाँ पर? सतपुड़ा टाइगर रेंज में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। फाइन। इसके अलावा आपको याद है कूनो नेशनल पार्क के बारे में जो की पॉइंट्स थे? सितंबर में 2022 में, सितंबर 2022 में कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे टोटल 20 चीता, अफ्रीकन चीता। फर्स्ट स्टेज में कितने लाए गए थे? डेटा हमेशा 8 और 12 का होता है, कंफ्यूजन रहता है पहले 12 थे या 8 थे। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 अफ्रीकन चीता लाए गए थे, देन 12 लाए गए थे। 8 कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से। और जो अदर 12 थे वो कहाँ से लाए गए थे? साउथ अफ्रीका से। ठीक है। इन टोटल 20 चीता लाए गए थे, जिसमें से केवल 13 ही सरवाइव कर पाए थे, बाकी सब एटमॉस्फेयर चेंज के कारण नहीं सरवाइव कर पाए। फाइन। और रिसेंटली इन टाइगर्स को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट किया जा रहा है। सो कूनो नेशनल पार्क के बाद जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है टारगेट में वो कौन सा है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश का। फाइन। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज Pachatu Ruthu initiative recently seen in the news is associated with which state? So initiative है Pachatu Ruthu। Pachatu Ruthu कहाँ का है? केरला का है। आंसर इज केरला। केरला से एसोसिएटेड है ये इनिशिएटिव। क्या है कि डिस्कशन पॉइंट? लेट्स फाइंड। सो रिसेंटली जो केरला की गवर्नमेंट है वो नेट जीरो कार्बन टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव चलाया है। फोकस क्या रहेगा कि मैन मेड मिनी फॉरेस्ट को क्रिएट करना है, इंडिजिनस प्लांट्स को प्लांटिंग करना है बैरन लैंड पे। फाइन। सो जो बंजर भूमि है उस पे इंडिजिनस प्लांट्स की प्लांटिंग करना है। इंडिजिनस यानी स्वदेशी होता है, स्वदेशी। इंडिजिनस का मतलब होता है
Fine. So let's move to the revision session, which state government recently announced plan to plant nearly 19 lakh palm trees to combat lightning death. So answer is Odisha. Odisha ने करा है ये initiative. Recently, the Central Railway has inaugurated its first ever floating solar plant with a 10 megawatt पे capacity. ये कहाँ पे था? इगतपुरी लेक में. हमने अभी थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था इगतपुरी लेक. Which state government inaugurated plastic waste management and recycling plant. So ये initiative है सिक्किम का. Next one is which state government recently issued an order to Forest Development Corporation to plant eucalyptus trees for its financial sustenance in 2024-2025. So ये initiative था केरला का. केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था. नेक्स्ट इज स्टेट ओन गेल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट. कहां पर? मध्य प्रदेश के किस रीजन में? विजयपुर में. आंसर इज विजयपुर. Fine. Let's move to the next one. Recently, which state has designed the country's first inclusive sports manual for differently abled to promote sports talent? So recently, किस कंट्री के कौन से स्टेट ने अपना पहला इंक्लूसिव स्पोर्ट्स मैनुअल को लॉन्च करा है? और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है. इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का स्टेप किसने उठाया है? स्पोर्ट्स टैलेंट को प्रमोट करने के लिए जो डिसेबल चाइल्ड है उनके बिटवीन. सो द आंसर इज केरला. केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. सो रिसेंटली जो केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है उनमें स्पोर्ट्स को नर्चर करना है, टैलेंट को नर्चर करना है. दैट्स व्हाई ये प्रोग्राम को लाया गया. फोकस क्या रहेगा कि डिसेबिलिटीज वाले जो स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रंस है, उनको एंकरेज करना है पार्टिसिपेशन के माध्यम से. और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, हेल्प करेगा पेरेंट्स को ताकि वो फैसिलिटेट कर पाए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपने बच्चों. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. TDF Technology Development Fund scheme recently seen in the news is a flagship program of which ministry? So TDF scheme ये flagship program है Ministry of Defense का. Answer is Ministry of Defense. Let's find the key discussion points. So recently Make in India initiative के तहत DRDO ने TDF को लॉन्च करा है, एग्जीक्यूटेड बाय DRDO. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको DRDO ही एग्जीक्यूट करता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का क्या है? प्रमोट करना है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी. डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस यानी खुद ही हम डिफेंस कर सके. और बेसिकली जो बेनिफिट बॉडीज होने वाली है, पब्लिक बॉडीज को टारगेट किया जा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को डोमेस्टिक लेवल पर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा. यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे पब्लिक सेक्टर्स में ताकि वो सेल्फ रिलायंस कर सके. फाइन. पर्पस क्या है? डेवलप करना है डिफेंस को, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है और बेसिकली फोकस करना है क्या? कल्टिवेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड डेवलपमेंट इन प्राइवेट सेक्टर. सो प्राइवेट सेक्टर में जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी उसका प्रमोट करना, ये बेसिक फोकस है TDF का. फाइन. आगे बढ़ते. रिसेंट जो इनिशिएटिव रही है मिनिस्ट्रीज के, उनका रिवीजन करते. रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दी सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0. सो किसका स्टाफ है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. What is the main objective of the 5G Intelligent Village initiative recently seen in the news? So the answer is to uplift rural communication through 5G. यानी 5G को यूज करके रूरल कम्युनिकेशन को अपलिफ्ट करना. फाइन. टू अपलिफ्ट रूरल कम्युनिकेशन यूजिंग 5G, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव. Next one is Digital Health Initiative scheme recently seen in news was launched under which initiative? So आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लॉन्च किया गया था. इसको हम पहले भी कर चुके हैं. एम ICT की वाटर चैलेंज 4.0 recently seen in the news is an initiative of which organization? नीति आयोग का इनिशिएटिव है. क्या है? नीति आयोग का इनिशिएटिव. अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बता दीजिए कि नीति आयोग का फाउंडिंग ईयर कौन सा है और प्रेजेंट CEO कौन है. फाइन. अभी हमने पढ़ा था. कमेंट में ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी आप लिख सकते हैं. लेट्स फाइंड द नेक्स्ट वन.
Nature Africa initiative recently seen in the news is related to which organization? So Nature Africa initiative ये है यूरोपियन यूनियन से. Fine. Sparsh initiative recently seen in the news is related to which ministry? Ministry of Defense से related है ये. Ministry of Defense. Fine. Let's move to the next one. So next one is Pantanal wetland recently seen in news is located in which region? So Pantanal wetland की बात की जा रही है, कहाँ पर है? So the answer is South America. साउथ अमेरिका में लोकेटेड है पेंटानल वेटलैंड, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है. सो लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? पेंटानल वेटलैंड, जो कि साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज में फैला हुआ है. आपको पता है वो 3 कंट्रीज? सो बोलिविया, ब्राजील और पराग्वे में है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है. ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय है. फाइन. बायोडाइवर्सिटी रिच है, और यूनेस्को ने 2000 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था. रीजन अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर फायर के इशू हो रहे, अनप्रेसिडेंटेड फायर के इशू हो रहे काफी ज्यादा, और वाटर लॉस मेजर प्रॉब्लम बन रहा है इस जगह की. दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था. और ऑलमोस्ट 95% जो एरिया है वो प्राइवेट ओनरशिप के अंडर आता है इस जगह का, जो कि मोस्टली कैटल ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है. फाइन. सो जो फायर के रिसेंट केसेस आ रहे हैं, दैट्स वाई ये जगह अभी न्यूज में रही थी. Let's move to the next one. Recently, who has been appointed as the Chief Secretary of Uttar Pradesh? So, कौन बने हैं recently Chief Secretary of Uttar Pradesh? So, the answer is Manoj Kumar Singh. Manoj Kumar Singh recently appoint हुए उत्तर प्रदेश के secretary. So, recently CM की भी appointment हुई है काफी सारे states में. Let's find. Pema Khandu recently become the Chief Minister of which northeastern state? So, the answer is Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश की ही बनी है ये. मोहन चरण मांझी was sworn in as the chief minister of which state? So उड़ीसा के बने हैं ये. नेक्स्ट वन इज चंद्रबाबू नायडू become the chief minister of which state? So चंद्रबाबू नायडू ये आंध्र प्रदेश के हैं. अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश की बनी है. सेम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, और इट्स आंध्र प्रदेश. Fine. Recently, Prem Singh Tamang became the chief minister of which Himalayan state? So, Prem Singh Tamang ये बने हैं कहाँ के? सिक्किम के. Answer is Sikkim. Sushil Modi, who recently passed away, was the former deputy chief minister of which state? So, ये थे बिहार के थे. So, नायब सैनी was sworn in as the 11th chief minister of which state? So, हरियाणा के बने हैं ये, हरियाणा, नायब सैनी. एंड फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान, ये बनी थी, कौन बनी थी? नाम याद है आपको? मरियम नवाज. आंसर इज मरियम नवाज. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़. नेम इज अजीत जोगी. फाइन. एंड द लास्ट वन इज विष्णु देव साय इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? अब इसका आंसर आपको करना है. फाइन. इसी के साथ ये सेशन हम यहाँ पे ओवर करते हैं. सो जुलाई 6 की क्विज आपको दिख रही है स्क्रीन पे. टोटल 5 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. इसके अलावा सेशन के दौरान हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उनमें मैंने आपसे जो पूछे हैं उनके आंसर भी आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में. फाइन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ.